कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आपका अर्धवार्षिक एग्जाम इस अक्टूबर माह में चल रहा है। अब इसके चलते तमाम लोगों को डाउट हो रहा है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आएंगे। तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक बच्चे से कहा, मतलब तमाम बच्चों से कहा कि भाई आपके पास अगर अर्धवार्षिक पेपर है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ बना के बिल्कुल साफ जैसा ये है साफ साफ भेज दीजिए, ताकि मैं अन्य बच्चों को भी दिखा सकूं। तो सॉल्व करा दूंगा मैं पूरा का पूरा। और अर्धवार्षिक में पेपर ये ऑलरेडी हो रहे हैं, तो हो सकता है कल को आपका भी पेपर हो और आपके पेपर में यही पेपर आ जाए, या फिर इससे मिलते जुलते 50% प्रश्न आ जाएं। इसलिए इसको बहुत कायदे से हल करना अनिवार्य है और आपको मैं हल करा दूंगा। और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के जो भी अर्धवार्षिक के पेपर्स हैं मैं आपको देता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अबाउट सेक्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, सारे अपडेट मिलते रहते हैं, सारी पीडीएफ के लिंक मैं देता रहता हूं, तो सारे वीडियोस के मैं लिंक देता रहता हूं। इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और आपको ढेर सारे मॉडल पेपर की अगर आवश्यकता है तो हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है modelpaper.info। ठीक है, modelpaper.info पे जब जाएंगे तो होम पेज पे ही आपको ढेर सारे मॉडल पेपर्स अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड के देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए वे पेपर आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है, जरूर आप उनको देखिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 की है और विषय आपकी हिंदी है और 70 का पूर्णांक रहेगा। 22-23 जो हो रहा है यानी इस अक्टूबर माह में हो रहा है और 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया, चूंकि ये गलत है, 3.25 घंटे का समय होना चाहिए। अब ये विद्यालय अपने स्तर से टाइम घटा देता है, लेकिन बोर्ड में आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा। तो 20 आपके OMR बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, यानी जिनको आप एमसीक्यू बोलते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो हिंदी का प्रथम अन्याय, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर उपन्यास होना चाहिए। ठीक है, उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। फिर कहते हैं हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज टाइम का बहुत अभाव है, ढेर सारे पेपर्स आपको देने हैं। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आवारा मसीहा फिर पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी विधा है। देखो बच्चे ने यहाँ टिक किया है, गलत टिक किया है, जीवनी। तो जिस बच्चे ने भी ये पेपर मुझे भेजा है तो जो है आप इसको सही अब कहाँ कर पाएंगे, गलत करके आए हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, बिल्कुल सही बात है, तुलसीदास हैं। कृष्ण के सूरदास हैं, कृष्ण के मीराबाई, कृष्ण के रसखान हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास सीधी सी बात है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और कृष्ण की भक्ति इन्होंने की। देखो बच्चे ने यहाँ पर टिक कर दिया है ज्ञान मार्गी, जो कि गलत है। चरण का देखो ज्ञान मार्गी में केवल कबीर दास आते हैं, कबीर दास ज्ञान मार्गी में है। ठीक है, तो बेहतरीन है। आप बाकी निर्गुण में आप निर्गुण के तो जायसी हैं, कबीर हैं, नानक हैं, दादू हैं, रैदास हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, बार बार मैं इसको पढ़ाता रहता हूं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार आपका है। क्या है? रूपक अलंकार है, क्योंकि कमल रूपी चरण। ठीक है, और रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 मिला के 24 मात्राएं होती हैं। जैसे कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। अगर आपको रोला छंद याद है तो तुरंत आप रफ कार्य में लिखिए लास्ट पेज में, और रफ कार्य लिख के काट दीजिए और वहां पे मात्राएं निकाल लीजिए, पता चल जाएगा रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। खैर अगर आप मात्राएं निकालना नहीं जानते तो यमाता राज भानस लगा एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, मात्राएं यत गत छंद लय क्या होता है, मात्राएं कैसे निकालें, देख लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बहुत अच्छा सवाल है
किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है? तो उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में आपका द्विगु समास है, चार राहों का समूह। पेड़, तरु, द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? ये तो भैया पर्यायवाची कहलाते हैं। पेड़, तरु, द्रुम पर्यायवाची हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है भैया? हास्य रस है। कि शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। लिख कर लेहित लो, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, क्षीर सिंधु सखी देख, तारक बुद बुद दे रहा। तो मैं कौन सा छंद है? तो यहां पे सोरठा है आपका। ठीक है, कपोत तत्सम है, कपोत तत्सम है किसका? कबूतर का, बिल्कुल सही। कुंभकार का तत्सम है, कुंभकार किसका तत्सम है? कुम्हार का तत्सम है। नीलकंठ में, नीलकंठ यहां पे होना चाहिए। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका। कुल मिला के यहां पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। और चूंकि आपका बहुब्रीहि समास आपके सिलेबस में नहीं है, और नीलकंठ में एक और समास आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर कर्मधारय तो आपका उपलब्ध ऑप्शन नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, और कर्मधारय दोनों हो जाएंगे। चूंकि अब इसमें ऑप्शन बहुब्रीहि का है तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे, बिल्कुल सही माना जाएगा। कुल मिला के हम कहेंगे कि जिस शिक्षक का भी ये पेपर है, जिसका विषय है, जो पढ़ा रहा है, आप उस शिक्षक से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर हमारा नंबर जो है इसमें ना काटें, इस प्रश्न में ना काटें, चूंकि यहाँ पर प्रश्न जब पेपर में ही गलत दिया गया है तो नंबर ना काटें, या फिर आउट ऑफ सिलेबस से ये क्वेश्चन है तो भी नंबर ना काटें। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कुल मिला के नीलकंठ कर्मधारय समास है, और आपको शायद कर्मधारय पढ़ना है, बहुब्रीहि समास आपको नहीं पढ़ना है। आपको कितने समास पढ़ने हैं? द्विगु और द्वंद्व मात्र दो ही समास पढ़ने हैं। कर्मधारय बहुब्रीहि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है। 30% में ऑफ हो चुका है। एक और समास कर्मधारय शायद था, वो ऑफ हो गया है। तो आपको द्वंद्व और द्विगु में से कोई एक यहाँ उदाहरण देना चाहिए था। तो मैं सर जी से दरख्वास्त करूंगा, जो भी शिक्षक हैं, कि भाई इसका नंबर बच्चों को जरूर दे दें, क्योंकि ये बच्चों की गलती नहीं है। तथा एव की संधि कौन सी है? तथा एव में तथैव लगेगा, क्योंकि ये भी वृद्धि संधि से देखिए ये आ गया है। चूंकि ये भी अब यहाँ पर भी अगर बच्चा ये क्वेश्चन गलत करता है तो इसका भी नंबर मिलना चाहिए, पूरा हक है, क्योंकि आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है। चूंकि वृद्धि संधि नहीं है, आपको मात्र एक संधि पढ़नी है हाई स्कूल में, यड़ संधि, ठीक है, क्योंकि ये सारी संधि रिमूव हो चुकी हैं। अब हो सकता है आपके विद्यालय में रिमूव ना किया गया हो, 30% ना ऑफ किया गया हो, तो वो अलग बात है। बाकी इसमें जो है आपका तथैव में आपकी वृद्धि संधि है, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर केवल यड़ संधि के ही उदाहरण आपको पढ़ने हैं, और यड़ संधि ही आपकी बोर्ड में आएगी। कवित्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। प्रत्यय उपसर्ग की, देखिए बच्चे ने उपसर्ग समझ पे कभी लगा दिया, गलत बात है भाई, त्वा प्रत्यय होता है। फलेषु किस वचन विभक्ति और वचन का रूप है? तो सप्तमी का बहुवचन है। हमेशा हम बताते रहते हैं कि सु जहां पर लगा हो तो समझ लो सप्तमी का बहुवचन होता है। फिर खंड खा आता है, ये 20 आपके हो गए। 20 में 2 प्रश्न हम ऐसे देखे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उसके 2 अंक आप सभी को मिलने चाहिए, ये आप कह देना अपने सर जी से, ठीक है। खंड खा में आप देखिएगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। चूंकि यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है। अधूरा कभी भी रेखांकित अंश नहीं होता है। अगर अधूरा अंश रेखांकित होता है तो वो सही बात व्याख्या नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या जब आप करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र अगर मिल जाए तो वह जीवन में एक औषधि का कार्य करता है।
हमें हमेशा अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से युक्त करेंगे और उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, हमें दृढ़ संकल्प हमें मतलब दृढ़ करेंगे, यानी कि हमें दृढ़ संकल्पों वाला बनाने की कोशिश करेंगे और हमें गलतियों से, असंगति से, कुसंगति से, त्रुटियों से बचाएंगे। ये हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए और यही आपका दूसरा प्रश्न भी है और यही आपकी व्याख्या भी है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता अर्थात अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु ये विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी माना जाता है, तब उसकी विडंबना का अंत कहां था। यहां पर रेखांकित अंश में कहा गया कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू वेदों के अनुसार जो विधवा हो जाती हैं स्त्रियां, उनको सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती थी। घर के शुभ मंगल कार्यों में उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, हाथ नहीं बटाने दिया जाता है और विभिन्न अनुष्ठानों से वंचित कर दिया जाता है और पहले तो उनको सती प्रथा में जला दिया जाता। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ यानी कि सबसे बेकार, निराश्रय, आश्रयहीन प्राणी हो जाता है। ठीक है, तो उसकी विडंबना यानी दुख का अंत कभी नहीं होता है। उपरोक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। पाठ आपका ममता है, लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश हो गया वो अब किसकी अकेली दुहिता थी, तो रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की ममता अकेली दुहिता थी। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब यहां पर देखिए एक और आ गया है नया पैटर्न। क्या है कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न मतलब 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उपरोक्त पद्यांश को पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना होगा। यानी व्याख्या अगर आपको नहीं आती है तो समझ लो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। रटना छोड़ दो भाई साहब, modelpaper.info पे जाके मॉडल पेपर आप देखते रहिए हमेशा। ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है। और कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं? कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भुलाए भूलता। माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती थीं? माता यशोदा माखन, रोटी और दही तथा सजाया आदि बड़े प्रेम के साथ खिलाती थीं। फिर देखिएगा, भरे भुवन घोर कठोर रावर विभाजित जिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल अहि कर कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बेकल विचारहि, को दंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। हाँ, जयति बचन उचारहि। ऊपर पद्यांश का संदर्भ लिखा गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित काव्य खंड से धनुष भंग नामक शीर्षक से संकलित है, जो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस से लिया गया है। और किसकी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं? तो धनुष के टूटने की कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। राम ने क्या खंडित किया है? शिव धनुष खंडित किया है, यानी कोदंड खंड्यो, यानी कि कोदंड माने धनुष का खंडन किया है। वाराणसी सुविख्यात है। एक और परिवर्तन आपका 2023 में, क्योंकि आप पहले क्या था, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन इस पेपर में नहीं है, होना चाहिए था, क्योंकि गद्यांश अलग और पद्यांश अलग आना चाहिए।
दोनों करने होंगे इस बार। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ये विमल निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अनेक पर्यटक दूर देश से यहाँ नित्य आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केदमीयते, जहाँ पर मरना मंगलकारी है, जहाँ की विभूति ही आभूषण है, जहाँ का लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। यानी ये भी आपका वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ आप लिख दीजिएगा सिंपल सा। फिर आपका जीवन परिचय आपको लिखना होगा, जो मैंने सिलेबस बताया वहीं से आ रहा है। पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। वाराणसी कस्या कूले स्थिता, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, वाराणसी कस्या भाषा, संस्कृत भाषा केंद्रम स्थली, मरणम कुत्र मंगलम, मरणम वाराणसी मंगलम। और निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक एक शब्द बनाइए। सु से सुव्यवस्था, अनु से अनुगमन, निर से निर्धन, और फिर आपको प्रत्यय लगाना। त्वा से महत्व, ता से लघुता, इक से प्रत्येक, नहीं प्रति, हाँ यह देखिए इक से स्वाभाविक लिखिएगा, प्रत्येक नहीं होगा। राम विद्या, देखिए संस्कृत अनुवाद आ गया है लेकिन हो सकता ना आए, लेकिन आप पढ़िए। रामः विद्यालयम गच्छति, श्याम कलम से पत्र लिखता है। श्यामः कलमेन पत्रम लिखत, या लेखन्याम हो सकता है, कलमेन पत्रम लिखत। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। और फिर आपका निबंध आएगा, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेरोजगारी की समस्या। फिर आपका खंडकाव्य जो जहां चलता है, मान लो इनके यहां तुमुल चलता था तो वो आ गया है। तो अर्धवार्षिक में ये होता है कि सारे के सारे खंडकाव्य नहीं आते, मात्र वो आपके जिले का ही आएगा टाइप होके, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था पेपर, मैंने हल करा दिया है, और ढेर सारे और भी आगे पेपर लाएंगे, जो भी जितने भी हिंदी के हमें मिलते जाएंगे मैं हल कराता। हिंदी के तो 10-5 हल करा दूंगा अर्धवार्षिक के, और साथ ही साथ मैं आपके अन्य विषयों के जो भी पेपर हो रहे हैं वो मैं करा दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग सुधीजन हैं, अच्छे बच्चे हैं। आप हमारा कहना मानिए, एक बार इनको शेयर कीजिए इस वीडियोस को, ठीक है।